Hello friends, myself CA Rahul Jain, currently working as Head of Tax at OYO, and I've completed 16 years of my CA career journey, which was started in year 2008 as a trainee. इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन में देखे। तो आज हम कुछ उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो मे भी शायद आप फेस कर रहे हो, एंड उन चैलेंजेस को कैसे डील किया जा सकता है वो भी समझते हैं। फर्स्ट, ट्रांजिशन फ्रॉम एकेडमिक टू प्रोफेशनल। जब आप सीए क्वालिफाई करते हो तब एक ट्रांजिशन हैपन होता है, तब एक ट्रांजिशन होता है, आप एक स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल बनते हो। और सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है, बिकॉज उस समय आपकी जो भी एक थियोरेटिकल नॉलेज होती है उसको अप्लाई करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। और वो चैलेंज मेरे सामने भी आया था जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था, और मेरे को जो फर्स्ट असाइनमेंट मिला था वो एक टैक्स इशू पे मिला था, जो एक जापानीज कंपनी। एंड उस टाइम मुझे समझ में आया कि वो टैक्स इशू मैंने अपनी सीए करिकुलम में नहीं पढ़ा था, तो मुझे फिर से वो स्टडी करनी पड़ी, फिर से केस लॉस, केस रूलिंग्स, टैक्स रूलिंग को पढ़ना पड़ा, और तब जाके कुछ ग्रिप मुझे मिली उस इशू के बारे में। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है जहाँ पे आपका एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एकेडमिक टू अ प्रोफेशनल, जहाँ पे आप एक्चुअली क्लाइंट के रियल लाइफ चैलेंजेस या रियल लाइफ सिचुएशन को डील कर। नाउ इस चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? आपने जो एकेडमिक सीखा है उसको ऑब्वियसली याद तो रखना ही है, एंड बट उसकी एक एप्लीकेशन करना शुरू करो उसका, एंड उसके बारे में और डिटेलिंग में रीड करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर टैक्स के प्रोफाइल में हो तो आपने जो टैक्स में बेसिक्स या एकेडमिक्स में पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन आपको टैक्स की इंडस्ट्री नॉलेज, टैक्स के जो इश्यूज़ हैं या आपके क्लाइंट के जो इश्यूज़ हैं उसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप अपने लर्निंग कर्व को इंक्रीज कर सको। ये नहीं कि सिर्फ आपने सीए पास कर लिया या अगर आप सीए बन गए तो आप अपनी लर्निंग को छोड़ दो, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रांजिशन एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। इस दौरान आपको एक्चुअली एक अडेप्टिव, एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक ग्रोथ माइंड के साथ, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चैलेंज, क्लाइंट इंटरेक्शन। यहाँ पे एक्चुअली में आप जब क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो तो क्लाइंट बेसिकली आपसे जो गाइडेंस, जो एडवाइस आता है वो बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के एडवाइस आता है, थियोरेटिकल नहीं। मैंने भी जब ये चैलेंज फेस किया था तो समझ में आया था कि हर एक क्लाइंट का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है, हर एक क्लाइंट का एक थॉट प्रोसेस है, और हर एक क्लाइंट की सिचुएशंस अलग अलग है। इवेंचुअली क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप उन्हें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन दोगे जो एग्जीक्यूट हो सके, ये नहीं कि जो एक बुक में लिखा हुआ है आप वो का बताओ। इस चैलेंज को ओवरकम कैसे किया जाए, जो मैंने भी यूज़ किया था, आपको एक्चुअली में ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है, आपको एक्चुअली में ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है और क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कहीं भी किसी बुकिश नॉलेज में नहीं लिखा होता। तो आपको क्लाइंट के साथ बैठ के क्लाइंट के साथ उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि बस बिना सुने आपने सॉल्यूशन दे दिया। पहले प्रॉब्लम को समझो, क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव को समझो, उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी डिमांड क्या है। तो यहाँ भी आपकी वो बुकिश नॉलेज नहीं काम आती है। क्लाइंट के चैलेंजेस को समझो, क्लाइंट से प्रॉपर इंटरेक्ट करो, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के इंटरेक्ट करो। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम डर जाते हैं कि कहीं हम कोई गलती ना कर सके, बट इवेंचुअली क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस आपसे ये होती है कि आप स्ट्रेट अवे शायद आंसर ना दो, बट एक्सपेक्टेशन ये होती हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझो, एंड देन यू गो बैक, आप रिसर्च करो, एंड देन कम अप विद योर सॉल्यूशन। क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो आपसे वो यही होती है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द क्लाइंट ऑब्जेक्टिव। थर्ड, वर्क लाइफ बैलेंस। आई नो ये बहुत ही टॉकिंग टॉपिक है, एंड इट्स अ हॉट टॉपिक कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या रहता है, कैसे रहता है। एंड मेरा उसमें ये पर्सपेक्टिव है, देखो, अगर आपको अपना काम पसंद है, अगर आपको अपना काम अच्छा लगता है, तो इवेंचुअली आप ड्यूरिंग अ डे सब कुछ प्रायोरिटाइज कर पाते हो। ठीक है, इनिशियल पीरियड में जब आप क्वालिफाई करते हो एंड यू वांट टू मेक योर सेल्फ ग्रो इन योर करियर, तो आपको एक्चुअली थोड़े एफर्ट्स तो एक्स्ट्रा डालने ही पड़ते हैं। उस एज में मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार अपना वर्क पैटर्न या वर्क लाइफ के बैलेंस के बारे में थोड़ा ना सोचें। आप ये देखें कि आपका जो करियर है वो अच्छे से ग्रो, अच्छे उस ट्रैक में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और कई बार, और सीए एज अ करियर, सीए में क्या होता है कि सीजनल फाइलिंग्स आती हैं, टैक्स रिटर्न्स होती हैं, जीएसटी रिटर्न्स होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, तो ये अप एंड डाउन तो लगा ही रहेगा, राइट। आपको बेसिकली अगर आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, जो मैं भी एक पैटर्न फॉलो करता हूँ कि आपको ऑल यू हैव टू डू, प्रायोरिटाइज योर टास्क। एक टाइम मैनेजमेंट, एक अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी।
जब आप एक टू डू लिस्ट बनाते हो, अपने टास्क को प्रायोरिटीज़ पे देते हो कि कौन सा टास्क प्रायोरिटी 1 है, 2 है, 3 है, एंड उस बेसिस पे आप उसको मैनेज करते हो, तो आई एम श्योर वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन आप कर पाओगे। बट इनिशियल करियर या इनिशियल फेज में मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने ही वर्क के लिए पूरा 100% दीजिए, अपने लिए एक स्टैंड क्रिएट करिए, एक फाउंडेशन बनाइए, ताकि आप उस फाउंडेशन को आगे चल के यूज़ करके आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस और अच्छा बना सकें जब आप एक फैमिली प्लान करते हैं, राइट? तो वर्क लाइफ बैलेंसेस हर स्टेज पे ज़रूरी है, बट आपको ये समझना है कि अभी वर्क ज़रूरी है या पर्सनल लाइफ ज़रूरी है, तो वो एक आपको एक प्रायोरिटाइज, एक टाइम मैनेजमेंट, एक वर्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड द टू डू लिस्ट जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ इन माई एंटायर करियर, वो टू डू लिस्ट बहुत 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 ही ज़रूरी है। एंड उसका एक पैटर्न भी, उसका एक स्टाइल होता है जो मैं फॉलो करता हूँ। जनरली मैं वीक एंड पे अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, या फ्राइडे एंड ले लो आप, फ्राइडे डे एंड या संडे, ताकि मैं नेक्स्ट वीक में मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या टास्क करने हैं, पर्सनल लाइफ में क्या क्या टास्क करने हैं, एंड देन वो उसी हिसाब से मैं उसको एग्जीक्यूट भी करता हूँ। तो आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, अपना एक कंट्रोल चार्ट बनाइए, ताकि आपको एक टू डू लिस्ट जो है जो आपके टास्क को कंट्रोल कर रही है, एंड दैट विल रियली हेल्प। अनदर चैलेंज फॉर सीए इज रेगुलेटरी चेंजेस। नाउ आपने ऑब्वियसली अगर आपने देखा हो कि चेंजेस बहुत ही डायनामिक है और चेंजेस बहुत रेगुलरली आ रहे हैं, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं, या वो कंपनीज लॉज हैं, ऑडिट है, एवरीथिंग। तो रेगुलेटरी चेंजेस आते रहेंगे, आए भी हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आपको उन रेगुलेटरी चेंजेस के लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपकी जो टीम्स है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इन अपडेट्स के बारे में पता हो। तो सबसे पहले चैलेंज होता है उन अपडेट्स के बारे में पता होना। सेकंड चैलेंज होता है उन अपडेट्स की एप्लीकेबिलिटी, एंड देन कमिंग बैक टू द एकेडमिक। रेगुलेटरी चेंजेस को पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर चेंजेस के बारे में समझना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी, एंड देन ईयर ऑन ईयर बजट्स भी आते हैं। तो ये चैलेंज तो हमेशा ही रहेगा, एंड उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ना आप अपडेट कैसे हो सकते हो? डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, टैक्स की, टैक्स मैन, टैक्स सोत्रा, टैक्स ऑनलाइन, लॉ की भी हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप वो सब्सक्राइब करिए एंड कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। जितना आप पढ़ते जाओगे उतना आप उन अपडेट्स के बारे में समझते जाओगे और उनको अप्लाई करना सीख सकते हो, राइट? तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉर अ सीए कि आपको रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में पता है, आपको उनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता है, एंड यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड यू कीप लर्निंग। देन एक चैलेंज आता है टीम डायनामिक्स। ऑब्वियसली जब आप एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हो या आप कोई प्रोजेक्ट हैंडल करते हो, आप एक अकेले तो काम नहीं करते हो, आप टीम्स में काम करते हो, विद इन योर टीम मेंबर या अलॉन्ग साइड योर टीम मेंबर, या फिर आप क्रॉस टीम्स में काम करते हो डिफरेंट टीम में। यहाँ पे एक पर्सनल चैलेंजेस आते हैं कि कैसे किसी की एक्सपेक्टेशंस को मैच करना है, कैसे साथ मिलके काम करना है। तो ये एक इंटरपर्सनल स्किल है जो आपको डेवलप करनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप ये डेवलप नहीं कर सकते। उसके तरीके होते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको अपने टीम मेंबर्स के बारे में समझना, आपको अपने लीडर के वर्किंग स्टाइल के बारे में समझना। ये चैलेंजेस सबने फेस किए, मैं भी करता हूँ। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है, आपके जो लीडर है, आपके जो बॉस हैं, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड उसी हिसाब से आपको रियलिटी भी मेंटेन करनी है कि अगर एक्सपेक्टेशंस ये हैं और रियलिटी ये है, तो आपको अपनी जो बात है उसको कम्युनिकेट कैसे करना है। तो ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, जो आपको धीरे धीरे सीखनी चाहिए और धीरे धीरे उस स्किल को ग्रो करना चाहिए। तो जितना आप इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में पढ़ोगे, जितना उसके बारे में समझोगे, यू विल ग्रो इन योर लाइफ, यू विल ग्रो इन योर टीम। तो आपको एक टीम मेंबर बन के चलना है, ये नहीं कि जस्ट अ वन लोन परफॉर्मर। एक टीम मेंबर ही टीम की ग्रोथ के लिए और आपकी इवेंचुअली आपकी ग्रोथ के लिए वो फ़ायदा हो। देन आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप एक सीए हो, आपके पास एकेडमिक्स है, आपके पास डिग्री है एंड ऑल दैट, बट जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात आती है, वहाँ पे आ जाती है इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ये ऐसी स्किल्स हैं जो आपको डे इन डे आउट चैलेंज करती रहेंगी अगर आप नहीं सीखोगे। मेरे साथ भी ये चैलेंजेस बहुत आए कि जब एक पार्टनर ने मुझे बोला कि आप प्रेजेंट करिए बिफोर द क्लाइंट, और मैं उस प्रेजेंटेशन के लिए रेडी नहीं था। तो ये ऐसे चैलेंजेस लाइफ आपको थ्रो करती रहेगी, तो आपको उन चैलेंजेस की वेट नहीं करना है। वो चैलेंजेस कभी भी आ सकते हैं, आपको उन चैलेंजेस के लिए अपने आप को रेडी करके रखना। तो उसमें उसके तरीके क्या होते हैं? राइटिंग स्किल्स, आप अपनी मेल्स, जो भी आप मेल्स लिखते हो, जो भी आप मेमो बनाते हो, वो इस तरीके से बनाओ, सिंपल सोबर इंग्लिश में, ताकि आपको ये लगे कि
जो सामने वाला है इसको ईजिली ग्रैप्स कर सके। तो आपको अपनी राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है, आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी है। स्पीकिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हो? ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट में प्रेजेंटेशन में ही डेवलप हो सकेगी। आपको छोटे छोटे सेशंस लो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टीम मेंबर हैं या आपके कोई ट्रेनीज हैं, आप उनको एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करो, प्रेजेंट करो उनको टॉपिक। तो आप वहाँ से अगर भी शुरू करते हो, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, आप उनको प्रेजेंट करना जब शुरू करोगे तो आपके वो स्पीकिंग स्किल, आपकी वो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी डेवलप होंगी। एंड उसी से रिलेटेड है प्रिपेयरिंग, ड्राफ्टिंग स्किल। जब आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, तो उसके बारे में इस पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो आप नहीं देख रहा, अगर आपका क्लाइंट देखेगा तो उसको किस पर्सपेक्टिव से देखेगा। सिंपल एंड डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना। आगे यहाँ पे आप यूज़ के जैसे लो कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, या तो आपने कोई लर्निंग सेक्शन लिए अपने ट्रेनिंग्स के लिए या क्रॉस टीम्स के लिए, वो सबसे बेस्ट होता है जहाँ पे आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हो, स्पीकिंग स्किल्स भी आपकी डेवलप होती है। अपने आप को आपको प्रोफेशनली डेवलप भी करना है, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, और साथ साथ अपने आप को अपग्रेड भी करना है फॉर द न्यू कोर्सेज, राइट। जो भी नए कोर्सेज आ रहे हैं, जो भी आपकी डोमेन से रिलेटेड है, वो भी अपने आप को डेवलप करते रहना है। तो सीए एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप कहीं रुकते नहीं हो, आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, आपको हर दिन कोई ना कोई चैलेंज को फेस करना है। और चैलेंजेस तो आएंगे ही, और चैलेंजेस को से डरना नहीं है, चैलेंजेस से अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। हर एक चैलेंज को लर्निंग समझना और लर्निंग को उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके आगे उसको इम्प्लीमेंट करना। लास्ट एक स्टेज आती है कि आपका करियर ग्रोथ कैसे होता है। नाउ ये डिफरेंट पाथ्स होते हैं, ये डिफरेंट, जैसे आप कंसल्टेंसी में हो तो वहाँ पे एक डिफरेंट पाथ होता है, अगर आप इंडस्ट्री में हो तो वहाँ एक डिफरेंट पाथ होता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि आप कौन सी फील्ड में रहना चाहते हो टू स्टार्ट योर करियर। क्या आप एक कंसल्टेंसी में रहना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जो सीए फर्म्स होती हैं या बिग फोर्स होती हैं, आप वहाँ से शुरू करना चाहते हो, या आप एक कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ आप एक फाइनेंस टीम के मेंबर हो। आपको पहले अपने बारे में उससे समझना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, एडवाइस या एग्जीक्यूट। कंसल्टेंसी में एडवाइसेस होती है विच हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन, बट इंडस्ट्री में एग्जीक्यूशन होता है उन एडवाइसेस को इम्प्लीमेंट करना। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो या मेरा व्यू अगर आप जानना चाहते हो, तो मैंने हमेशा से ये सोचा था कि पहले मैं कंसल्टेंसी करूँगा, पहले मैं ये समझूंगा एक प्रॉब्लम को कैसे देखा जाता है एज अ कंसल्टेंट एंड उसका सॉल्यूशन कैसे डिवाइड। क्योंकि जब तक मैं एक प्रॉब्लम को नहीं समझ पाऊंगा, जब तक मैं एक सॉल्यूशन को नहीं निकाल पाऊंगा, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इनिशियल फेसेस में अपने करियर ग्रोथ के लिए कंसल्टेंसी को चूज़ किया था, एंड देन लेटर ऑन स्टार्ट किया था एक मिड साइज इंडियन फर्म से, एंड देन लेटर ऑन उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए मैंने बिग फोर ज्वाइन किया था, एंड देन लेटर ऑन आई शिफ्टेड टू द इंडस्ट्री। तो ये मेरा एक करियर पाथ रहा है जहाँ आई स्टार्टेड विद कंसल्टेंसी एंड देन इवेंचुअली वर्किंग इन इंडस्ट्री लाइक ओयो। सो ये करियर पाथ के एक चैलेंज आता है, और नॉट जस्ट द कंपनी की, कंसल्टेंसी में करे या इंडस्ट्री में करे, प्रोफाइल में भी जैसे डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, टैक्स, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क, मर्जर एंड एक्विजिशन, M&As, वैसे डिफरेंट फील्ड्स भी होती हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इन फील्ड्स को भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। वो भी चैलेंज आएगा कि क्या ये फील्ड मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, आई स्टार्टेड विद डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। डायरेक्ट टैक्सेस, देन धीरे धीरे इंटरनेशनल टैक्स ऐड ऑन हुआ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऐड ऑन हुआ, GST ऐड ऑन हुआ, रेगुलेटरी ऐड ऑन हुआ। तो बट मैंने एक शुरू में एक नीश को उठाया, एक नीश को पिक किया, एंड देन उस पर धीरे धीरे उसमें डेवलप करता चला गया। तो आपको भी ये समझना है कौन सी डोमेन में, कौन सी प्रोफाइल में आपको कौन सी प्रोफाइल अच्छी लगती है। मे बी आपको ऑडिट लगता हो, टैट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट या रिस्क एडवाइजरी, वही एक पिक करो एंड उसको स्टार्ट करो, राइट। स्टार्ट और देखो कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उसमें इंटरेस्ट आ रहा है देन उसमें अपग्रेड करते थे। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, 6 मंथ या 1 ईयर ट्राई, उस पीरियड में आपको ये समझ में आ जाए कि यार मेरे को ये नहीं तो एटलीस्ट ये तो करना ही है। एक प्रोफाइल इनिशियल फेज में जब आप CA क्वालिफाई कर जाते हो, मे बी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एटलीस्ट, आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको कौन सी प्रोफाइल अच्छी लगती है, एंड देन उसी प्रोफाइल में आपको अपना करियर ग्रो करना है, एंड देन उसी प्रोफाइल के हिसाब से आपको अपनी फर्म चूज़ करनी है, कंपनी चूज़ करनी है, इंडस्ट्री चूज़। सो आई होप मैंने आपको कुछ चैलेंजेस बताए हैं, बट एक पर्सपेक्टिव भी दिया कि चैलेंजेस ऐसे डिफरेंट चैलेंजेस आते रहेंगे, और ऐसे चैलेंजेस से अप एंड डाउन भी रहेगा, बट आपको हर एक चैलेंज फेस करना है, और हर एक चैलेंज एक एक्सपीरियंस है, हर एक चैलेंज से लर्निंग लेनी और इवेंचुअली एग्जीक्यूट करना है। और वो चैलेंजेस क्या हैं? आपकी ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू अ प्रोफेशनल, राइट। आपका वर्क लाइफ बैलेंस, कैसे आप वर्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर टू डू लिस्ट।
क्लाइंट की इंटरेक्शन या क्लाइंट के चैलेंजेस, क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव को समझना, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को समझना, टीम डायनामिक्स को मैनेज करना, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना और अपने करियर पाथ को खुद अपने हिसाब से उसको चलाना, राइट। तो आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी ऐसे चैलेंजेस फेस हो रहे हो, सो दैट मैं आपको कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस भी दे सकूँ। दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।